9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। बॉडी की हालत ऐसे मिली जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे बॉडी पर चोट के निशान थे, आंखों के चश्मे टूटे हुए थे और उसके शीशे आंखों में धंस चुके थे, जिससे आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, बॉडी के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी और पूरी बॉडी बिना कपड़ों के। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें स्पेसिफिक डॉक्टर को डे एंड नाइट इमरजेंसी ऑपरेशन करने के बाद हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, जिसमें खाना पीना नहाना सब कुछ हॉस्पिटल के अंदर ही करना पड़ता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद सभी डॉक्टर खाना खाने चले गए। रात के 3 बज चुके थे। सभी डॉक्टर डिनर के बाद अपने काम पर चले गए, लेकिन एक महिला डॉक्टर खाना खाने के बाद आराम करना चाहती थी, इसीलिए वह सेमिनार रूम में ही सो गई। इसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से सुबह 4 बजे संजय रॉय ने रूम में एंट्री लिया, जिसने उस डॉक्टर का रेप किया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और इसी दौरान उस डॉक्टर की मौत भी हो गई। फिर 7:30 बजे बॉडी को डिस्कवर किया गया तो उन्हें पता चला कि वजाइना में 150 ग्राम सीमन है, यानी कि ये काम किसी एक इंसान का नहीं हो सकता। इस कांड में मल्टीपल लोग शामिल थे। उसकी दोनों पैरों को इतनी जोर से दबाया गया जिससे कि उसकी पैर की हड्डियां टूट गई। जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए तो उन्हें पता चला उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर थे और 5 सेम कपड़े पहने हुए थे, जिससे कि वह 5 पुलिस की नजरों से बच जाते हैं। लेकिन सुबह के 4 बजे एक आदमी सेमिनार रूम के पास ही खड़ा था, जिसके गर्दन पर ब्लूटूथ साफ नजर आ रहा था और सेम ब्लूटूथ सेमिनार रूम के अंदर भी मिला, जिसे ऑन करने पर संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत ही अरेस्ट किया। उसके फोन चेक किए गए तो उसके फोन से भारी मात्रा में पोर्न कंटेंट सामने आया। अब सवाल ये उठता है कि ये संजय रॉय है कौन, इसका हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन था। जब वो अंदर गया तो उसे कोई गार्ड रोका क्यों नहीं, आइए जानते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से लगभग 120 किलोमीटर दूर खड़गपुर के सरवजाना में संजय रॉय सिविल वॉलंटियर के पोस्ट पर अभी के समय तैनात था। दरअसल ये पुलिस नहीं होते, सिंपल भाषा में ये समझे पुलिस के छोटे मोटे काम में हेल्प कराते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर, पुलिस के गाड़ी चलाने एवं लोगों की छोटी मोटी गलतियों पर उन्हें डांटने धमकाने में। इनकी मंथली सैलरी 10 से 12 हजार होती है। अब लोगों को सिविल वॉलंटियर और पुलिस में ज्यादा अंतर नहीं पता होता तो लोग इसे ही पुलिस समझ बैठते हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी में और टी शर्ट में भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था और इसी मौके का फायदा उठाकर वो कहीं भी बिना किसी रोक टोक के आता जाता रहता था। लड़कियों को छेड़ता, उनसे बदतमीजी करता। आप इस बंदे की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी 4 शादियां हो चुकी है, जिसमें से 2 छोड़कर चली गई, एक की डेथ हो गई कैंसर की वजह से और एक से अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इसकी अचीव बिहेवियर के चलते। कहने का मतलब यह है कि इसकी हिस्ट्री रही है फीमेल के साथ वायलेंस करने की, लड़ाई झगड़े करने की, उनके साथ आर्गुमेंट करने की। कभी किसी लड़के के साथ इसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर अभी ये जो करंट इंसिडेंस हुआ है, जिसमें ये जो विक्टिम थी इसी कॉलेज से एमडी कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी वो। एक्चुअली डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है, जिसमें 12th के बाद नीट की परीक्षा पास करनी होती है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एमडी या एमएस ऑप्ट करते हैं, जिसे रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। इंडिया के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर की हालत बहुत ही खराब होती है, उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। एक तरह से हॉस्पिटल जो है वही उनका रेसिडेंट बन जाता है, इसीलिए उसे रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 300-400 से ज्यादा रेसिडेंट डॉक्टर थे और विक्टिम जो थे, जो यहाँ से एमडी कर रही थी, वो अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। फादर जो थे इनके वो टेलर थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन इनकी उतनी अच्छी नहीं थी। पूरी फैमिली जो थी वो इस कॉलेज से एमडी पूरे होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सेकेंड ईयर में थी तो बहुत कम टाइम बचा हुआ था ताकि जल्दी से डॉक्टर बन सके। तो यहाँ से होता क्या है, अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका था और ये जो संजय रॉय था वो खड़गपुर से एक पेशेंट को उठाता है और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। और यही वो दिन था जिस दिन संजय रॉय इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। इस दिन यानी 8 अगस्त 2024 को
संजय रॉय दिन में ही आता है, पेशेंट को भर्ती कराता है और उसी टाइम पर उन्होंने विक्टिम को फॉलो भी किया था। सीसीटीवी फुटेजेस से साफ पता चला तो ये जो पेशेंट था इसी के रिलेशन में आता है। तो पेशेंट को एडमिट कराने के बाद फिर थोड़ी देर हॉस्पिटल में घूमता है और फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। फिर से एक्सरे से रिलेटेड इसको एक काम आता है, पेशेंट से रिलेटेड। तो फिर से रात को 11 बजे आता है, वो काम कराता है। पेशेंट की जो सर्जरी थी वो 1 बजे तक प्लान्ड थी, तो ये वहीं पर रुकता है और इधर सर्जरी स्टार्ट होती है और वो उधर हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे शराब पीना स्टार्ट कर देता है। और जब शराब पीते पीते थोड़े टाइम हो जाता है तो वो अपने फोन में अडल्ट कंटेंट देखने लगता है। अब यहाँ से वो नशे की हालत में धुत था, वो दोबारा से शराब पीता है और फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम 2 से 2:30 बज रहे थे और वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो जो विक्टिम थी जो नई नई हॉस्पिटल में आई थी उसकी 30 घंटे की शिफ्ट चल रही थी, जिसमें बिना ब्रेक के 36 आवर तक काम करना पड़ता है और उस टाइम पर आप घर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। खाना पीना सोना सब हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। तो लास्ट 36 आवर से वो हॉस्पिटल में ही थी। रात में 11 बजे वो जो विक्टिम थी उनके अपने पेरेंट्स से बात होती है। इसके बाद इसको भूख लगती है तो वह खाने चले जाती है सेमिनार रूम में। उस समय हॉस्पिटल में बाकी जगह काम चल रहा था तो खाने के लिए कहीं जगह नहीं था, तो वह सेमिनार रूम में चली जाती है। उस समय सेमिनार रूम खाली था और सेमिनार रूम में कोई नहीं था, इसलिए वो सेमिनार रूम का चयन करती है और यहीं पर खाना खाती है। और खाना खाने के बाद उसे नींद आती है तो वो वहीं पर कंबल पड़ा हुआ था तो उसे ओढ़कर वहीं पर सो जाती है। और अब टाइम हो चुका था 3:50 और संजय रॉय जो था इस टाइम तक हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो इस पार्टिकुलर टाइम तक वो मेन गेट से एंट्री करते हुए दिखता है और इसके बाद वो पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। ऐसा नहीं था कि वो गया था और धोखे से मिल गए, एक्चुअल में वो अलग अलग ऑपरेशन थिएटर, टेस्ट डिपार्टमेंट रूम ये था, तो ये वहाँ पर जा कर देख रहा था कि कहीं कोई फीमेल पेशेंट बेहोश हो। एक्चुअल में किसी को ढूंढ रहा था कि कोई क्राइम करने के लिए मिल जाए, क्योंकि सीसीटीवी में देखा गया है कि ये अलग अलग रूम में जा कर देख रहा था। और 4:03 पर ये सेमिनार रूम में इंटर करता है। ये उसकी ओरिजिनल पिक है सीसीटीवी से निकली हुई। जब सेमिनार रूम में घुस रहा था तो इसके गले में ब्लूटूथ ईयरपीस था और इसी ब्लूटूथ के कारण वो आगे चलकर पकड़ा जाता है। सेमिनार रूम में पहुंचने के बाद ये विक्टिम को देखता है और फिर अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है। विक्टिम काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है और सेमिनार हॉल जो था वो जहाँ पर स्पीचेस वगैरह दी जाती है तो साउंड प्रूफिंग थी वहाँ पे, तो जो हल्ला हो रहा था वो वहाँ पे बाहर आवाज नहीं जा पा रहा था। बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है तो उसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसने हैवानियत की सारी लिमिट तोड़ दी थी और क्राइम करने के बाद 4:40 पर सेमिनार रूम से बाहर निकलता है, यानी 37 मिनट तक सेमिनार रूम में रहता है। अब यहाँ से निकलने के बाद हॉस्पिटल के अंदर बैरक थी, उसी के अंदर बड़े आराम से सो रहा था, कहीं पर भागता नहीं है, इसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं था। सुबह जब एक स्टाफ सेमिनार रूम में जाता है तो काफी जोर से चीखता है, सबको पूरी सिचुएशन बताता है। बॉडी पर आधे कपड़े पड़े हुए थे, मुंह पे चोट थी, चश्मा टूटा हुआ था और आंखों से खून निकल रहा था। और ये सब पता चलने के 1 घंटे बाद 6 से 7 बजे के बीच में बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है सेमिनार रूम में। लोग जूते वगैरह पहनकर घुस जाते हैं तो जो क्राइम सीन था उसकी भी धज्जियां उड़ चुकी थी, जगह जगह पर फिंगरप्रिंट आ चुके थे। और इसी टाइम पर संदीप घोष को कॉल किया जाता है, जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं, जो हॉस्पिटल से पास में ही रहते थे वो। लेकिन फोन करने के 1 घंटे बाद पहुंचते हैं और राइट अवे पुलिस को कंप्लेन करने के बजाय वो खुद सेमिनार हॉल में जाकर देखते हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनको पहले पुलिस को जाकर इंसिडेंट्स बताना था, ना कि खुद जाकर चेक करना था। अब इसके बाद 1 घंटे बीत चुका और ये जो प्रिंसिपल है वो अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और सेम टाइम पर कॉलेज के सुपरिटेंडेंट करीब 10:50 पर विक्टिम के घर पर कॉल मिलाते हैं। विक्टिम की जो मदर थी वो फोन उठाती है और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप कॉलेज आ जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं कहते और फोन काट देते हैं। ये बातें सुन के विक्टिम के घर वाले दोबारा से कॉल करते हैं कि क्या हुआ, दोबारा से कॉल मिलाते हैं तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और ये सारी चीजें सुन के घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वो कॉलेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर
11:30 पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी। अब सेम टाइम पे 12 बजे पेरेंट्स जो है वो भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और पेरेंट्स जो है वो पहुंचते ही कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे तक वो कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं कि वो अपनी बेटी को एक बार देख ले, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। अब 3:30 बजे पेरेंट्स को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है और पेरेंट्स देखते ही कहते हैं कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसे तो किसी ने मारा है। अब यहाँ से बात फैलने लगती है। जितने भी डॉक्टर थे वो सारे काम वगैरह छोड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत ही गुस्से में थे सारे लोग, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी बुरी चीज हो गई थी। अब शाम के 6 बजते बजते बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से चेक किया जाता है। यहाँ पर विक्टिम की जो दोस्त थी वो बहुत ही समझदारी दिखाती है। वो कहती है कि बिना वीडियोग्राफी के कोई ऑटोप्सी नहीं होगी, तो इस चीज की डिमांड रख देती है। इसकी वजह से जो ऑटोप्सी होती है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड होती है, जिसमें बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर चोट लगी है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है, ये तो रेप और मर्डर का केस है। अब रात के 8 बज चुके थे और किसी ने FIR दर्ज नहीं की थी और बिना FIR दर्ज किए हुए बॉडी को पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है। ये पोस्टमार्टम की ओरिजिनल कॉपी है। ये रिपोर्ट आते ही लोग कहने लगे कि ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि ये बातें फैलने लगी थी कि 150 mg सीमेन मिला है बॉडी के अंदर से और ऑन एवरेज इंडियन बॉडी 5 mg तक ही प्रोड्यूस करता है। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो लोग कहने लगे कि ये गैंग रेप है। हालांकि आगे चलकर ये बातें गलत साबित होती हैं। अब सारी चीजें हो चुकी थी, बॉडी का पोस्टमार्टम तक हो चुका था, लेकिन किसी ने FIR दर्ज नहीं किया था। तो विक्टिम के जो फादर थे उन्होंने FIR दर्ज कराया। स्टूडेंट ने बताया कि पुलिस ने भी बहुत जल्दी कर रही थी, उन्होंने तुरंत जाके शमशान घाट में क्रिमिनेशन कर दिया। 3 बॉडी ऑलरेडी लाइन में लगी हुई थी। पुलिस ने उनको हटा करके ये जो विक्टिम की जो बॉडी थी उसको क्रिमिनेशन स्टार्ट कराया। इसको लेके लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है इन लोगों को। अब यहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी थी कि अब ये सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी अगर सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जाए। तो पुलिस डिपार्टमेंट को ये बता दिया जाता है कि कैसे भी करके जो एक्यूज्ड है उसे पकड़ के लेके आओ। अब यहाँ से पुलिस पूरी जान लगा के इन्विटेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची थी तो उसको वहाँ से एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला था। तो इसके लेके पुलिस जो थे वो हॉस्पिटल के सभी कैमरे को देखना स्टार्ट करती है। ये जो सेमिनार हॉल जो था उसके अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल के बाहर एंट्री गेट और हॉल दोनों जगह कैमरा थे। अब पुलिस 3 बजे के बाद सेमिनार हॉल में कौन कौन आया और गया उसको देखना स्टार्ट करती है और उसी टाइम पर पुलिस संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है। पुलिस को इस बंदे पर ज्यादा डाउट इसलिए होती है क्योंकि पहला ये बंदा था जो डॉक्टर नहीं था और इतनी रात को सेमिनार हॉल में जा रहा था। इसके बाद विक्रम और संजय रॉय जो थे वो 3 बजे के बाद सबसे ज्यादा देर तक सेमिनार हॉल में थे। संजय रॉय 37 मिनट सेमिनार हॉल में बिताने के बाद एग्जिट कर रहा था तो इसके गले में ब्लूटूथ था ही नहीं। जब ये इंटर कर रहा था तो इसके गले में ब्लूटूथ था और निकलते समय था ही नहीं। तो इसकी वजह से पुलिस इसको चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट करती है और ये बंदा अभी भी हॉस्पिटल में ही था क्योंकि इसका एक पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट था। तो पुलिस इसके पास जाती है और इससे पूछताछ स्टार्ट करती है। जब ब्लूटूथ को ऑन किया जाता है तो वह कनेक्ट हो जाता है। जब इसके फोन चेक किए जाते हैं तो इसके फोन से भारी मात्रा में अडल्ट कंटेंट मिलता है और इसकी सर्च हिस्ट्री इन्हीं सब चीजों से भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ संदीप घोष ने यह कह दिया था कि जो लड़की थी वह सेमिनार रूम में अकेले ही क्यों थी, शायद वह छोटे कपड़े पहन रखी थी और इतना कहते ही उन्हें दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है और सारी जवाबदेही ममता बनर्जी के ऊपर थोप दी जाती है, जिसके चलते लोग खूब ज्यादा जस्टिस की मांग करते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या छोटे कपड़े पहनना लड़कियों के लिए गुनाह है या रात में बाहर निकलना लड़कियों के लिए गुनाह है? भाई साहब, आजादी के 76 साल हो चुके हैं और आज भी नारी घरों में कैद है और ऐसा ही चलता रहा तो माँ बाप अपनी बेटी को कहीं भेजने से पहले डरेंगे, उनके पंख उगने से पहले उनके पंख काट दिए जाएंगे। इसमें महिलाओं को ही कुछ करना होगा, अपने हक के लिए आवाज उठाना होगा ताकि देश में फिर ऐसा क्राइम ना हो। तो दोस्तों
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमसे कोई गलती हो गई हो या इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगली बार से वो गलती हम ना करें। और ये वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख ही लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जिस वीडियो को आपने 15 मिनट में देखा है, इस वीडियो को बनाने के लिए हम पिछले 45 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।